हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शांतिपुर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे सीडीपी पर। और सीडीपी में एक नई टॉपिक को शुरू कर रहे हैं हम लोग, और डेली आपको आज से कंटेंट का लेक्चर मिलेगा, साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज हम लोग, ठीक है, लर्निंग की बात करेंगे, अधिगम की बात करेंगे और अधिगम को डिटेल समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अधिगम को हम लोग पूरा डिटेल समझेंगे। तो आज हम लोग अधिगम की बात करेंगे और एक एक चीज़ को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज की जो हमारी टॉपिक है लर्निंग की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जो ये अधिगम दिया हुआ है या लर्निंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो लर्निंग शब्द की बात किया था वह किए थे एविंगहास महोदय ने। कौन किया था? एविंगहास महोदय ने सबसे पहले लर्निंग शब्द को दिया था। अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि लर्निंग शब्द देने वाला कौन सा मनोवैज्ञानिक है, तो लर्निंग शब्द को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वह एम्बिंग क्या है, हास हैं। फिर इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग लर्निंग में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, लर्निंग में हम लोग पढ़ेंगे तो जो लर्निंग की महत्वपूर्ण परिभाषा होगी, ठीक है, अर्थात लर्निंग के अर्थ और परिभाषा पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लर्निंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, अधिगम के महत्वपूर्ण कथन पर। फिर अधिगम की विशेषता की बात करेंगे, जो अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत होंगे उस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसकी बात करेंगे। फिर हम लोग अधिगम स्थानांतरण की बात करेंगे, अधिगम वक्र की बात करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, हम लोग अधिगम के पठार की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? देखिए, अधिगम के पठार की बात करेंगे, प्लेटू ऑफ लर्निंग। अधिगम के पठार की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये छूट गया था, अधिगम के पठार की। और सब साथ ही साथ जो अन्य महत्वपूर्ण तत्व होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर प्लस मेरे द्वारा जो बनाए जाते हैं प्रश्न, उस पर भी। तो हम लोग मोर देन, ठीक है, 300 प्लस क्वेश्चन पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यह हमारी यह लर्निंग की क्या, अपनी स्ट्रेटजी, और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जो यह लर्निंग है यह क्या है। इसको हम लोग समझते हैं एक एक चीज़ को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग अधिगम की बात करें, चलिए अधिगम के पहले डिफिनीशन को समझने का प्रयास करते हैं कि जो यह अधिगम है, इस अधिगम की परिभाषा की बात करें तो देखिए, किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा। किसके द्वारा? देखिए, अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, और उसके बाद देखिए अनुभव के द्वारा। किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा, ठीक है। देखिए, अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा, इन तीनों के द्वारा जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में, किसमें देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, क्या आता है, परिवर्तन। और परिवर्तन कैसा होना चाहिए? परिवर्तन जो है आपका स्थायी होना चाहिए। जो स्थायी परिवर्तन आता है, इसी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अर्थात देखिए, अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, और वह परिवर्तन कैसा होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अब देखिए, इसके आगे थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें तो अधिगम में मेनली दो तरह की विचारधारा प्रसिद्ध है। उस विचारधारा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चलिए आइए उस विचारधारा को समझते हैं। देखिए, अधिगम में एक विचारधारा जो हमारी है वह व्यवहारवादी विचारधारा है, और दूसरी हमारी जो विचारधारा है वह गेस्टाल्टवादी विचारधारा। यह व्यवहारवादी विचारधारा यह अमेरिका की है। यह कहाँ की है? अमेरिका की है। और यह संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी विचारधारा यह जर्मनी की विचारधारा है। तो व्यवहारवादी विचारधारा को लेकर के आए वाटसन, और संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी विचारधारा को लेकर के आए कौन? मैक्स वर्दीमर। कौन लेके रखे? इसी को कभी कभी गत्यात्मक भी दे देता है। क्या दे देता है? कभी कभी इसकी गत्यात्मक भी बात कर देता है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद बढ़े जो व्यवहारवाद के समर्थक है, स्किनर हैं, पावलोव हैं, सीएल हल हैं, वुडवर्थ हैं, मैकडूगल हैं, ये लोग इसको क्या करते हैं? समर्थक करते हैं। और देखिए, अगर हम लोग गेस्टाल्टवाद की बात करें तो वोल्फगंग गोहलर हैं, कर्ट लेविन है, कर्ट कोफका है, टॉलमैन है, कौन है, और देखिए आपके टॉलमैन है, इत्यादि लोग क्या करते हैं? इसका समर्थन करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। और चीज़ें देखिए, आइए हम लोग इसमें समझने का प्रयास करते हैं। इन दोनों विचारधाराओं को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, जो गेस्टाल्टवादी और संज्ञानवादी विचारधारा है, ठीक है। देखिए, यह जो व्यवहारवादी हैं यह अध्ययन जो करते हैं, क्या करते हैं आपके, यह अध्ययन करते हैं। किसका किसका अध्ययन करते हैं? तो यह देखिए, मानव का अध्ययन करते हैं, मानव के व्यवहार के, पशु के व्यवहार का, और देखिए पक्षियों के व्यवहार का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। लेकिन यह जो है संज्ञानवादी, यह केवल और केवल मानव के संज्ञान का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? मानव के, यह मानव के संज्ञान का क्या करते हैं?
अध्ययन करते हैं। तो यह मानव के संज्ञान का अध्ययन करते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यह मानव के संज्ञान का या अर्थात मानव की बुद्धि का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यह कहते हैं कि व्यक्ति जो है वह धीरे धीरे सीखता है। कैसे सीखता है व्यक्ति? धीरे धीरे सीखता है, अर्थात व्यक्ति प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा? प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, सीखता है। और यह कहते हैं कि व्यक्ति देखिए सूझ के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा? सूझ के द्वारा क्या करता है, सीखता है। और सूझ जो है यह अचानक उत्पन्न होने वाली क्रिया। कैसी है? अचानक उत्पन्न होने वाली क्रिया है। और जब सूझ उत्पन्न हो जाती है किसी भी समस्या क्या कर देती है, समाधान कर देती है। इसीलिए व्यक्ति तेजी से सीखता है। व्यक्ति कैसे सीखता है? तेजी से सीखता है। चलिए, तो यह देखिए आपका संज्ञानवाद और व्यवहारवाद में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। अब देखिए एक बात पूछी जाती है कि जो ये गेस्टाल्ट शब्द है, कौन सा शब्द है? देखिए आपका गेस्टाल्ट शब्द है, यह जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब यह जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र, जिसका अर्थ क्या होता है? समग्र, या इसी का अर्थ होता है पूर्णाकार। ठीक है, समग्र या पूर्णाकार इसका अर्थ होता है। और जो इन लोगों की शिक्षण विधि, ये लोग कहते हैं व्यक्ति को पहले पूर्ण बताना चाहिए, पूर्ण से अंश की ओर ये लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो यह देखिए आपका हो गया व्यवहारवादी और संज्ञानवादी, दो तरह की क्या हो गई आपकी विचारधारा हो गई। फिर इसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है उस कथनों पर हम लोग बात करते हैं कि जो मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण आपके कथन हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए एक कथन आपसे, एक स्टेटमेंट किसी मनोवैज्ञानिक की विचारधारा को क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो एक विचारधारा देखिए जेपी गिलफोर्ड के अनुसार, जेपी गिलफोर्ड क्या कहता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या होता है, अधिगम होता है। और देखिए इस बार इसी को पूछ लिया था, पिछले बार भी मैं पढ़ाया था, उसके पिछले बार भी इसको पढ़ाया था। देखिए व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, आपका अधिगम कहलाता है। देखिए क्रो एंड क्रो क्या कहता है कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। यह बात कौन कहता है? क्रो एंड क्रो कहता है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार क्या है, सीखना जो है अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। और वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं, सीखना विकास की क्या है, प्रक्रिया है। और स्किनर महोदय देखिए क्या कहते हैं, सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है, प्रक्रिया है। और एडविन रे गुथरी की देखिए क्या कहते हैं कि अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व के अनुभवों के कारण क्या होती है, आती है। बिल्कुल सही बात है। तो यह सब देखिए आपकी लर्निंग की क्या है, परिभाषा। एक बार और समझने का प्रयास करिए। जेपी गिलफोर्ड कहता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है, अधिगम है। क्रो एंड क्रो कहता है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। गेट्स एवं अन्य क्या कहता है कि सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। वुडवर्थ कहता है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। स्किनर कहता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। एडविन रे गुथरी कहता है कि अधिगम किसी भी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभव के कारण क्या होती है, आती है। तो यह देखिए आपके स्टेटमेंट है, इसमें से कोई न कोई एक स्टेटमेंट जरूर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और हम लोग बात करते हैं अधिगम की विशेषता की। किसकी बात कर लेते हैं, अधिगम के विशेषता की। जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग है इसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए अधिगम की विशेषता की बात करें तो अधिगम क्या है कि अधिगम जो है यह जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। बस में रहना, जो अधिगम है यह जन्म से शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत क्या होता है, चलता रहता है। अगर हम लोग अभिमन्यु की बात करें तो वो अपने माँ के गर्भ में ही अधिगम कर लिए थे। अगर उस फैक्ट को लिया जाए तो अधिगम गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलने वाली क्या हो जाएगी, प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपका एग्जाम में देता है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। चलिए तो देखिए अधिगम की विशेषता की बात करें तो अधिगम देखिए क्या है आपका, अधिगम विकास है। ठीक है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया। अधिगम करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस की जरूरत नहीं होती, आप जहां जाएंगे वहीं अधिगम आपका क्या होगा। देखिए अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है, बिल्कुल सही बात है, अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम जो है आपका लक्ष्य पूर्ण होता है। ठीक है, हम लक्ष्य के साथ, उद्देश्य के साथ दोनों क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। अधिगम देखिए व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अर्थात व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम अनुकूलन है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम विवेकपूर्ण होता है। ठीक है, अधिगम निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। अधिगम खोज परख होता है। जब भी हम लर्निंग करते हैं तो कुछ नई नई चीज़ों क्या करते हैं, खोजते हैं, और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया निकल करके आएगा। अधिगम जो है सार्वभौमिक है, सही बात है। अधिगम क्या है आपका, यूनिवर्सल है।
ठीक है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। जब हम लर्निंग करते हैं तो कैसे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। हम अधिगम अकेले भी कर सकते हैं और सामाजिक तौर पर भी कर सकते हैं। अधिगम वातावरण की उपज है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम जो है वातावरण की क्या है, उपज है। अधिगम नया कार्य है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम क्या है, नया कार्य है। अधिगम अनुभवों का क्या है, संगठन है, बिल्कुल सही बात है। तो यह देखिए अधिगम की अपनी कुछ क्या है, विशेषता है। लेकिन सबसे बेस्ट विशेषता कोई होती है, सबसे बेस्ट, अगर सब ऑप्शन में दे दे और उसमें से कोई एक अगर आपको चूज करना हो तो अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो जहां पर भी दे दे कि अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, वह आपका सबसे बेस्ट डिफिनीशन होती है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अधिगम की विशेषता हो गई। आगे बढ़े तो देखिए अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत की अब हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कि अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के। जैसे देखिए हमने पहला सिद्धांत लिया है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का है। एडवर्ड ली किसका है, थॉर्नडाइक का है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद एक एक सिद्धांत को हम लोग डिटेल पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के कुछ अन्य नाम की बात करें तो इसको देखिए सीखने का नियम भी कहते हैं, ठीक है। एक सीखने का यह नियम देंगे, सीखने के नियम में टोटल या 8 नियम देंगे। इसको 2 भागों में बांटेंगे, प्रमुख 3 होगा और गौड़ कितने होंगे, 5 होंगे। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके देखिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसी उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं, SR बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, आवृत्ति बार बार का सिद्धांत कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो आपसे यह जो दिया है बी से लेकर के जी तक, ठीक है, यह सब सिद्धांत किसका है, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का ही अन्य क्या है, नाम है। इस सारे सिद्धांतों को हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला दूसरा सिद्धांत है हमारा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी जो आपकी है, यह देखिए किसकी है, बीएफ स्किनर की है। अब देखिए बीएफ स्किनर के सिद्धांत के जो ये क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसका अपना अलग अलग नाम भी है। इसी को नैमित्तिकवाद का सिद्धांत, इसी को व्यवहारिक सिद्धांत, इसी को कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, इसी को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो थॉर्नडाइक का था तो उसको एसआर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, थॉर्नडाइक को एसआर थ्योरी बोलते हैं। लेकिन जैसे इसको उल्टा कर देंगे तो ये स्किनर का हो जाएगा आरएस बॉन्ड थ्योरी। फिर उसके बाद एक रेखी अभिक्रमित अनुदेशन, यह भी जो आपका है किसका है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तो जो यह ए से लेकर के ई तक दिया हुआ है, यह क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत का क्या है, उपनाम है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करें अगर हम लोग, ठीक है। अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत में ही देखिए तीसरा सिद्धांत हम लोग ले रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, जो आईपी पाउलो का है। किसका है, आईपी पाउलो का। इसी को देखिए आना आल्सो नोन एज, ठीक है, पाउलोवियन कंडीशनिंग क्या हो, थियरी। तो देखिए जो यह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है आईपी पाउलो का। आईपी पाउलो कहाँ के रहने वाले हैं, रूस के रहने वाले हैं। हम लोग डिटेल पढ़ने का प्रयास करेंगे कि सिद्धांत में क्या क्या है, एक एक चीज़ों को हम लोग अलग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसी सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को शास्त्र, ठीक है, शरीर शास्त्री का सिद्धांत, इसी को अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसी को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी को अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत और इसी को टाइपियस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सिद्धांत को हम लोग डिटेल में पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो को बार बार देख करके इस सारे सिद्धांतों को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। फिर एक एक सिद्धांत को मैं क्या करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। आगे चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए हमारा है जो अगला सिद्धांत है, ठीक है, रेनफोर्समेंट थ्योरी है सीएल हल का। किसकी है, रेनफोर्समेंट थ्योरी है सीएल हल का है। अर्थात देखिए इसी सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोत न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थवाद का सिद्धांत, ठीक है, सतत अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, जैविकी का सिद्धांत, आवश्यकता ह्रास का सिद्धांत इत्यादि नामों से इसके यह सब उपनाम है, इत्यादि नामों से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। आपको एकदम नए अंदाज में सीडीपी पढ़ने के लिए मिलेगा, पीपीटी के माध्यम से हम लोग डिटेल पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आगे देखिए बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। तो अगला सिद्धांत देखिए आपका, ठीक है, देखिए समीपता का अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि समीपता के अनुबंधन का सिद्धांत किसका है। यह देखिए आपका एडविन, देखिए समीपता के अनुबंधन के सिद्धांत की बात करें कि यह समीपता के अनुबंधन का सिद्धांत किसका है, तो यह देखिए यह जो सिद्धांत आपका है यह एडविन रे गुथरी का है।
एडविन रे गुथरी का है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक, ये देखिए बंडूरा का है। यह किसका है? बंडूरा का। अधिगम का सोपानकी का सिद्धांत देखिए किसका है? यह गैने का है। यह किसका है? गैने का है। व्यवहारवादी सिद्धांत आपको बता ही दिया हूं कि यह देखिए किसका है? वाटसन का है। गेस्टाल्टवादी देखिए मैक्स वर्दीमर का है। किसका है? मैक्स वर्दीमर का है। ठीक है, सूझ का सिद्धांत ओल्फ गंग कोहलर का है। ओल्फ गंग कोहलर का है। ठीक है, अधिगम का चिन्ह सिद्धांत यह टॉलमैन का है। किसका है? देखिए टॉलमैन का। ठीक है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन का है। कर्ट लेविन का है। ठीक है, तो यह देखिए अधिगम के महत्वपूर्ण क्या हो गए? सिद्धांत हो गए। और इतने सिद्धांतों के बारे में हम लोगों को पूरा डिटेल में क्या करना है? पढ़ना है। एक एक सिद्धांत को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और जितनी आज की क्लास है यहीं से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग को एक एक सिद्धांत में डिटेल में क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ने का देखिए हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बताता है। एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक एवं सिद्धांत के सुमेलित पर क्या करिए? विचार करिए। तो देखिए दिया है, पहला दिया है थॉर्नडाइक क्रिया प्रसूत, गलत हो गया। जो क्रिया प्रसूत का है वह स्किनर का सिद्धांत, ये गलत है। फिर उद्दीपक अनुक्रिया जो है थॉर्नडाइक का, तो देखिए पहला और दूसरा तो बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद हल का सिद्धांत पुनर्बलन का, बिल्कुल सही है। पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल का है। ठीक है, अधिगम का श्रृंखला सिद्धांत, ठीक है, यह गैने का है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से देखिए सत्य बताना है तो हमको सत्य कथन बताना है। तो चलिए बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला और दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा सही है और हमको सत्य कथन बताना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। वेरी गुड। चलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आज के दिन का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी मैं डिटेल में आपको क्वेश्चन कराऊंगा जैसे जैसे आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, तो ये कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो देखिए पहला क्या है? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक होता है, बिल्कुल सही बात है। तो एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह सारी तो विशेषता ही है। ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोगों का क्या हो सके? लाभ हो सके। ठीक है, तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।